हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लास। तो आज हीट का लास्ट पोर्शन करेंगे हम लोग। तो हीट में सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं लगभग। अगर एक दो कॉन्सेप्ट रह गए हों, कॉन्सेप्ट तो नहीं रहे होंगे, एक आध क्वेश्चन रह गए होंगे, तो फिर आप वो कर लेंगे क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। आज हम बात करेंगे क्या कहते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडल गैस इक्वेशन की, और लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस की। उसके बाद जो एक दो छोटे मोटे टर्म्स बच गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो हीट का सारा पार्ट आज ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप सजेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वैसे लाइट करेंगे। ठीक है, और हमने जनरल केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं, जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री क्लासेस हैं, उसमें भी चैप्टर चल रहा है, वो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली। और मतलब पीरियोडिक टेबल तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो चुका है और टू द पॉइंट चीज़ें कराई गई। कुछ भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया गया, बहुत या तो बहुत कम में कर दिया गया हो, बहुत कम मटेरियल, ऐसा भी नहीं किया गया। बहुत टू द पॉइंट मटेरियल है। एक आध पॉइंट कभी रह जाते हैं तो वो आप या तो 90 to 95% पूरा सिलेबस हो गया। एक दो क्वेश्चन तो सभी जितने वनडे एग्जाम होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, नहीं तो मेरिट हाई चली जाएगी। ठीक है, तो अब वहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लास्ट चैप्टर करते हैं, उसके बाद हम लाइट स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस। तो सी ब्रिजेस क्या होती है? जो हवा समुद्र से किसकी तरफ जा रही हो? लैंड की तरफ। ठीक है, डबल ई होगा यहाँ पे, सी ब्रिजेस। ठीक है, और क्या कहते हैं, लैंड ब्रिजेस क्या होती हैं? जो लैंड से हवा कहाँ जा रही हो? सी की तरफ। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि पहले सी ब्रिजेस क्या होते हैं, लैंड ब्रिजेस क्या होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। तो सी ब्रिजेस जो होंगी वो डे टाइम में होंगी, या फिर पहले लिख लेते हैं, डे टाइम में होंगी, डे टाइम। ठीक है, समुद्र से लैंड की तरफ आ रही हैं। और ये कहाँ होगी? नाइट टाइम में। लैंड ब्रिजेस जो होंगी नाइट टाइम में होंगी। अगर हम देखते हैं ऐसा कुछ कि ये हमारा सी है और ये लैंड है। ठीक है, सी है और ये लैंड है, लैंड, ये हमारा सी है। ठीक है, और ये लैंड है। लैंड कैसे शो करें? यहाँ ऐसे। ठीक है, ये लैंड है और ये क्या है? सी है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ये हमारा सी है और ये क्या है? लैंड है। ये सी है और ये लैंड है, दोनों में सिमिलर फिगर ही बनाएंगे तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो डे के टाइम में क्या होगा? हमारे पास सन होगा। सन क्या हीट प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो सी के आसपास वाली लैंड होती है उसमें सैंड होती है। तो सैंड होती है या बालू होती है, बालू के कण होते हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और तो और जो रात हुई है इतनी लंबी रात में हमारा सी भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो सी हमारा क्या होता है? कोल्ड होता है ड्यूरिंग द नाइट, और उसको पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन जो लैंड है वो हमारी सैंड की बनी हुई है, सैंडी लैंड है, तो वो क्या होगी? बलुई मिट्टी बोल सकते हैं या फिर बालू की बनी होती है। तो वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है। तो डे के टाइम में ये जल्दी गर्म हो जाती है। तो सी से हवा किधर चलेगी? कहाँ पे? लैंड की तरफ। ठीक है, सी से लैंड की तरफ एयर का मूवमेंट होगा, तो इसको हम सी ब्रिजेस कह देंगे। ठीक है, डे टाइम में सी से लैंड की तरफ होगा। ठीक है, और नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में क्या होगा? जो ये है, क्या कहते हैं, लैंड है हमारी, जो बलुई मिट्टी है, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये गर्म रहेगी। तो अब क्या होगा? प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से लैंड से सी की तरफ गर्म हवाएं जाएंगी। ठीक है, इधर से इधर ठंडी हवाएं आ रही हैं
और लैंड से सी की तरफ गर्म हवाएं आ रही हैं, ठीक है। तो क्या है, अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या है कि जब इधर से इधर हवा चल रही होगी तो इधर लो प्रेशर होगा, लैंड के साइड लो प्रेशर होगा, और यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इधर हाई प्रेशर होगा और इधर क्या होगा, लो प्रेशर। किधर, सी में, नाइट टाइम में। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डे टाइम में होगा सी ब्रीजेस जो होंगी वो डे टाइम में होंगी, वो और क्या हो रहा होगा, हाई प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होगा सी में, लो प्रेशर होगा लैंड में, जिसकी वजह से सी ब्रीजेस प्रोड्यूस हो रही होंगी। और क्योंकि रात भर पानी ठंडा हो चुका है, उसको टाइम गर्म होने में टाइम लगेगा, लैंड जो है बलुई मिट्टी है वो हमारे जल्दी से गर्म हो जाएगी, लेकिन रात में ये जल्दी ठंडी हो जाएगी और जो पूरा दिन हुआ उसकी वजह से ये पानी गर्म हो चुका है, तो यहाँ लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा और हमारी लैंड ब्रिजेस लैंड से सी की तरफ आएंगी, ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन लिख लेते हैं। सी ब्रिजेस flows from sea to land ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, डे टाइम में होगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे किसकी, लैंड ब्रिजेस की, तो लैंड ब्रिजेस आर लैंड ब्रिजेस फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम, या ड्यूरिंग नाइट टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस की कहानी। अब हम बात करते हैं, एक यूनिट होती है BTU। अब उस यूनिट को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद हम BTU और थर्मल की बात करेंगे। तो आई थिंक सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से, मतलब इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। सी ब्रिजेस कहाँ, सी से लैंड की तरफ आ रही हैं और लैंड ब्रिजेस लैंड से सी की तरफ आ रही हैं। सी ब्रिजेस डे टाइम में हो रही हैं और लैंड ब्रिजेस नाइट टाइम में हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे BTU, इसको रब कर देते हैं। एक यूनिट होती है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड मटेरियल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ये क्या है कि जब 1 पाउंड, ये क्या है, 1 पाउंड एक वैल्यू है, जैसे वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम लोग, 1 ml 2 ml 1 ग्राम ऐसे बात करते हैं, वैसे पाउंड है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड मटेरियल, कोई 1 पाउंड मटेरियल है, उसका हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे हीट देके, तो वो क्या हो जाएगी, 1 BTU। एक और यूनिट होती है हीट की, वो है थर्म। ये भी क्या है, यूनिट ऑफ हीट है, थर्म, इट इज अ यूनिट ऑफ हीट। ये भी इट इज अ यूनिट ऑफ हीट। और BTU और थर्म में रिलेशन होता है, मतलब 1 थर्म इज इक्वल टू 1 थर्म इज इक्वल टू 10⁵ BTU, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेंगे तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है जिसमें जैसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, एक ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस, वैसे यहाँ पे 1 पाउंड मटेरियल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, तब तक आप ये लिख लीजिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन में
क्या क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है, ठीक है। उसके बाद हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ही है, आई थिंक ये लिख गया होगा। तो अब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT में P क्या है? प्रेशर है। P है प्रेशर या दाब जिसे कहते हैं, प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम या घनत्व जिसे कहते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो T क्या है? टेम्परेचर है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जिस पे रिएक्शन हो रहा है वो। अब इसमें R की वैल्यू, R क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू, उसको गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन, ठीक है। तो ये है इसकी यूनिट, इसको 2 कैलोरी के आसपास, कैलोरी में भी लिखते हैं तो 2 कैलोरी के आसपास होती है, ठीक है। तो ये है इसकी वैल्यूज। अब जैसे हमें ये पता चल गया R कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4। जनरली हम अगर PV इज इक्वल टू RT ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स N ले लेंगे। तो हमें पता है R एंड N R कांस्टेंट है या कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 N की, और R की क्या वैल्यू है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यूज है R की। अब PV इज इक्वल टू nRT जब करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस प्रोड्यूस होते हैं। 3 केसेस जब प्रोड्यूस होंगे तो उसमें तीनों में 3 लॉ होंगे। वो तीनों लॉ डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा क्या है? गे-लुसाक्स लॉ। तो पहला हम क्या करेंगे, देखिए ये तो कांस्टेंट है, R और N कांस्टेंट है। अगर इसके अलावा हम और कोई चीज़ कांस्टेंट करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बन जाएंगे। तो ये आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब हम 3 केसेस की बात करेंगे, आई थिंक हो जाएंगे तीनों केसेस। यहाँ पे केस 1, यहाँ पे इधर केस 2, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या होगा और केस 2 में और केस 3। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, ये जो गैस इक्वेशन है उसी में हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो केस 1 में हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे। केस 2 में क्या करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। मतलब पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, दूसरे में प्रेशर, तीसरे में वॉल्यूम। जब ये कांस्टेंट कर रहे होंगे तो बाकी जो टर्म होंगे वो रिलेशन में आएंगे। जैसे हमने T कांस्टेंट किया और बाकी PV इज इक्वल टू ये पूरा nRT, ये तीनों कांस्टेंट हो गए। nRT ये क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और ये हम पढ़ चुके हैं। ये एक लॉ है हमारा जिसका नाम है बॉयल्स लॉ, ठीक है। क्या है? बॉयल्स लॉ। देखिए आप नोट्स साथ में बना सकते हैं, इसके बहुत आराम से कराए जा रहे हैं, और नहीं अगर लिख पा रहे हैं साथ साथ तो आप पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। और किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, होम डिलीवरी करवा देंगे, ठीक है।
तो अब सेकंड क्या है, सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ये सारी चीजें कहाँ हो रही होंगी, क्लोज कंटेनर में हो रही होंगी, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ये क्लोज कंटेनर में चीजें हो रही हैं। अब सेकंड केस है, हमने उसमें क्या कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब जब प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो बाकी की चीजें क्या हो रही होंगी, वो रिलेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, सेकेंड पी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे पी कांस्टेंट होगा, तो हम इसको प्रोसेस को कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, पी कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये और ये कांस्टेंट है, तो v बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन आर तो सब जगह कांस्टेंट है ना। अब v बाय टी इसको लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v1 बाय t1 इज इक्वल टू v2 बाय t2। और ये कौन सा लॉ है हमारा, ये है हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये क्या है, चार्ल्स लॉ, इसको लिख देते हैं चार्ल्स लॉ, ये है हमारा चार्ल्स लॉ। ये जो रिलेशन है, या फिर यही लिख लेते हैं, उसको बाद में करा देंगे, ठीक है, उसको इसको रब करके करा देंगे। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ। और ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टी कांस्टेंट है, तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ऐसे कर। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, आप नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड केस की बात करेंगे, क्योंकि रब करना पड़ेगा फिर थोड़ी सी चीजें। थर्ड केस में क्या हम करेंगे, थर्ड केस में हम अभी तक जो बचा है वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। अब वॉल्यूम का कांस्टेंट करेंगे तो वो गे-लुसेक्स लॉ था, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो उस प्रोसेस को बोल देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये भी क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, ये भी क्लोज कंटेनर में, ये भी क्लोज कंटेनर में, ये भी क्लोज कंटेनर, सबके लिए क्लोज कंटेनर लिया गया, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर इसलिए लिया गया है क्योंकि कोई भी मटेरियल का ट्रांसफर ना हो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है सब में, और बाहर से कोई प्रेशर या टेम्परेचर का चेंज भी ना हो। क्लोज कंटेनर है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता इसमें, क्योंकि चेंज हुआ है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, फिर रिलेशन देखना, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये हम रब कर देते हैं। तो केस थर्ड में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो अब क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो p बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, p बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और ये क्या है, गे-लुसेक्स लॉ है, ठीक है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये क्या है, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। एक और प्रोसेस होता है इन सब के अलावा, उस प्रोसेस में हीट का चेंज नहीं हो रहा होगा, हीट चेंज ज़ीरो हो गया होगा, इनर और आउटर जो होगा उसका, इनर एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर जो कंटेनर का होगा वो सेम होगा, मतलब कोई भी हीट मतलब हीट चेंज नहीं हो रही होगी, मतलब ना ट्रांसफर हीट हो रहा होगा ना एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कह देते हैं,
एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं। तो यहाँ पे जो एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स ज़रूरी हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा पूरा। अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। इसको रब कर देते हैं। तो जो अभी तक मटेरियल था हमारा वो या फिर सिस्टम था वो क्लोज कंटेनर था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन सिस्टम। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम हीट का ट्रांसफ़र नहीं देखते हैं? तो ऐसा सबने देखा होगा, सबके घर में आजकल वो फ्लास्क रहते हैं, थर्मल फ्लास्क या बॉटल जिसमें ठंडा पानी ठंडा बना रहता है, गर्म पानी गर्म बना रहता है, या फ्लास्क या बॉटल्स या थर्मल फ्लास्क या क्या बोलते हैं और भी वाटर कूलर जैसे जैसे घर में बात करते हैं वैसे। तो वो जो उसमें अगर हम चाय रखते हैं तो वो गर्म बनी रहती है 10 से 12 घंटे तो बनी ही रहती है, और 24 घंटे की बात करते हैं लोग या दुकान वाले या जो भी कंपनी बना रही है वो, और 10 से 12 घंटे तो रहती है। और फिर अगर ठंडा पानी रखते हैं तो वो ठंडा भी 10 से 12 घंटे तो मिनिमम रहता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा हो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम कैसा होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो जहाँ ना हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा होगा ना मटेरियल हो रहा होगा, ठीक है। वैसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं है हो रहा है इसमें, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू 0 है। Q मतलब हीट का ट्रांसफ़र 0 है। इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के उस पे कौन से प्रिंसिपल पे कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो थर्मल फ्लास्क या एंड बर्स्टिंग ऑफ टायर। थर्मल फ्लास्क और बर्स्टिंग ऑफ टायर। तो थर्मल फ्लास्क है उसमें ठंडा पानी ठंडा बना रहता है, गर्म का पानी गर्म रहता होता है, यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है। बर्स्टिंग ऑफ टायर, टायर में बर्स्ट हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि अंदर बाहर वो टायर जो होता है वो लेयर्ड फॉर्म में बना होता है, एक ऐसा बना होता है, फिर उसके अंदर कुछ होता है बलून जैसा या रबड़ जैसा, फिर उसके ऊपर ऐसे 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 बने होते हैं। तो ये लेयर्ड फॉर्म में बना होता है, तो इसमें भी अंदर बाहर क्या रहता है, टायर के अंदर और टायर के बाहर जो हीट है वो सेम सेम मतलब टायर के अंदर जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, या फूट जाता है या फट जाता है या फिर पंचर हो जाता है जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। अब हम बात करेंगे, एक है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या है? मेयर्स फॉर्मूला, बस ये मेयर्स फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं इसमें याद रखना है। मेयर्स फॉर्मूला क्या है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इसको बोल देंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रख के 1 ग्राम सब्सटेंस को हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया है कांस्टेंट प्रेशर रख के, और यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, वॉल्यूम मतलब 1 ग्राम या 1 ml वॉल्यूम को क्या किया गया, 1 यूनिट वॉल्यूम को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाया गया। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं कब, जब आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन होगी तभी ऐसा होगा,
ठीक है, जब आइडियल गैस इक्वेशंस मतलब या आइडियल गैसेस यूज़ कर रहे होंगे तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, जब आइडियल गैस नहीं होगी तो कुछ और चीज़ें होंगी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? Pv इज इक्वल टू nRT। तो ये है हमारा मेयर्स फॉर्मूला, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, डायरेक्ट आ जाता है, तो हमें आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की। ठीक है, इससे पहले हमें एक चीज समझनी है कि सरफेस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। नहीं, पहले हम कंडक्शन कन्वेक्शन कर लेते हैं, फिर हम सरफेस की बात करेंगे। आई थिंक ये लिख गया होगा। 10 सेकेंड का और टाइम देते हैं। अब हम रब करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट समझने से पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट हम पास करना चाहते हैं अपने से दूसरे व्यक्ति को, तो हम कैसे पास कर सकते हैं? पहला, हम बिना हिले डुले ऐसे दे देते हैं। ठीक है, हम अपना कोई मूवमेंट नहीं करते, हमने ऐसे दे दिया ऑब्जेक्ट दूसरे व्यक्ति को, उसने भी बिना हिले डुले ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और ऐसे फिर ऐसे लोग जो बगल में खड़े हैं, मतलब क्या कहते हैं, एडजेसेंट खड़े हैं, वो सारे लोग ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट, पहला हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, फिर यहाँ ट्रांसफर किया विदाउट मूवमेंट। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से चल के गए और हमने अपना ऑब्जेक्ट इसको दे दिया। ठीक है, हमने अपना ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, फिर इसने क्या किया, ये चल के गया, इसने अपना ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, तो ऐसे ये ट्रांसफर हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है, हमने ऑब्जेक्ट लिया और अपनी ही जगह से उसको फेंक दिया ऐसे। ठीक है, इसने भी क्या किया, यहाँ से फेंक दिया दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पहुंचाने के लिए, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए। तो तीन प्रोसेस हो सकते हैं। एक में हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जब हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्या होगा, स्लोएस्ट प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है, जिसमें हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा फास्ट होगा। लेकिन जो थर्ड प्रोसेस है ना, थर्ड प्रोसेस क्या है, ऐसा है, थर्ड प्रोसेस ऐसा है कि हम किसी भी व्यक्ति के पास अपना ऑब्जेक्ट फेंक कर पहुंचा सकते हैं। हम चाहे तो इसको भेज देते हैं, हम चाहे तो इसको दे सकते हैं, हम चाहे तो और आगे फेंक सकते हैं। तो ये तीन तरह का ट्रांसफर देखते हैं हम। ठीक है, अब तीन तरह का ट्रांसफर पॉसिबल है, तो हमने नाम भी तीनों को अलग दे रखे हैं। तो पहला, जहां कोई भी मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का, उसको हम बोल देंगे कंडक्शन। ठीक है, ये स्लोएस्ट प्रोसेस होगा क्योंकि विदाउट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। सेकेंड है कन्वेक्शन, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है जैसे लिक्विड और गैसेस में होता है, यहाँ क्या होगा, सॉलिड। थर्ड क्या है, रेडिएशन। ठीक है, थर्ड क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या हो रहा है, हम विदाउट मीडियम काम कर रहे हैं, तो वहां पे हीट विदाउट मीडियम ट्रांसफर होगी। तो फर्स्ट क्या है, कंडक्शन, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन, तीसरा क्या है, रेडिएशन। तो अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। विदाउट मूवमेंट ये ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, और कन्वेक्शन में क्या हो रहा होगा, ये चल के जा रहे होंगे, यहाँ दे रहे होंगे, चल के जा रहे होंगे। ठीक है, ये खुद चल के जा रहे हैं। ठीक है, रेडिएशन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ, फिक फिक की चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, जो हम लोग क्लास में करते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। अब हम एक एक दो दो लाइन लिख देते हैं इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। In this process, transfer of heat without
एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होगा और हमारी हीट ट्रांसफर होगी। और इट इज़ अ स्लोएस्ट प्रोसेस, स्लोएस्ट प्रोसेस है किसी भी चीज़ को हीट करने का। ठीक है, कन्वेक्शन की बात करेंगे तो ये किस में होता है, सॉलिड में हो सकता है, हैपन सॉलिड बट नॉट हैपन इन वैक्यूम में नहीं होगा। ये सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है अगर इस प्रोसेस से हो रहा है, लेकिन ये जो बेस्ट हीट किस में होगा, एग्जाम्पल इन सॉलिड में। ठीक है, अब कन्वेक्शन की बात करेंगे। कन्वेक्शन में क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which movement of particle takes place, in which movement of particle is possible। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्शन। अब ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, इसमें कौन कौन कर रहा होगा, हमारा लिक्विड और गैसेस बहुत अच्छे से हीट का ट्रांसफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हमारा बहुत अच्छे से हीट का ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है, अब बात हम करेंगे रेडिएशंस की। रेडिएशन क्या है, कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होगा, और इसमें हम हीट का ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये जो रेडिएशन है ट्रैवल कर सकती है कहीं भी, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं भी। ठीक है, वैक्यूम भी। और स्पीड ऑफ रेडिएशन किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट मीडियम। ठीक है, पॉसिबल एट वैक्यूम, पॉसिबल एट सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस एंड वैक्यूम ऑल। ठीक है, ये दोनों वैक्यूम में नहीं हो सकते थे, ये सॉलिड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि चल के नहीं जा रहा है पार्टिकल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर हम रेडिएशन की स्पीड ऑफ रेडिएशन लिख देते हैं तो स्पीड ऑफ रेडिएशन क्या होगी, स्पीड ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर हम इसमें बोलें विच इज़ द बेस्ट मेथड टू ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड, तो वो क्या होगा, कंडक्शन। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू ट्रांसफर हीट इन लिक्विड, दैट इज कन्वेक्शन। या सबसे अच्छा प्रोसेस, सबसे तेज प्रोसेस क्या है कि हम सॉलिड में हीट ट्रांसफर कराएं, तो वो क्या है, कंडक्शन। अगर लिक्विड में हम हीट ट्रांसफर कराना चाहें तो कौन सा सबसे अच्छा प्रोसेस है, तो कन्वेक्शन। और अगर विदाउट मीडियम हम हीट का ट्रांसफर कराना चाहें तो रेडिएशन। और फास्टेस्ट मेथड कौन सा है ट्रांसफर ऑफ हीट, ये रेडिएशन ही क्या है, फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ये सभी में पॉसिबल है और वैक्यूम में भी। ठीक है, ये लोग वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे सरफेस की। ठीक है, और एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, आई थिंक ये लिख गया होगा, एक नोट करके पॉइंट लिखना है। 5 सेकंड का और टाइम देते हैं। ठीक है, तो अब हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, रब कर रहे हैं इसको। हीट ट्रांसफर इन
एटमॉस्फेयर इज बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड से एटमॉस्फेयर में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन मेथड से हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरफेस कैसी होती है। सरफेस, कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था। सरफेस दो तरह की हो सकती है, एक स्मूथ और एक रफ। ठीक है, जो स्मूथ सरफेस है वो कैसी होगी, मतलब स्मूथ और रफ। एक स्मूथ सरफेस ली हमने और उसमें वाइट पेंट कर दिया, प्लस वाइट कलर की ले लिया, वाइट पेंट कर दिया उसके ऊपर। सेकेंड है हमारी रफ सरफेस, प्लस हमने क्या किया है, ब्लैक पेंट कर दिया। तो ये सरफेस जो होगी वो कैसी होगी, गुड कंडक्टर ऑफ या गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होगी या बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होगी। तो क्या होगा, जो हमारी रफ सरफेस है वो क्या होगी, गुड एब्जॉर्बर होगी। जो रफ सरफेस है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और रेडिएट भी करेगी। ठीक है, गुड रेडिएटर ऑफ हीट मतलब हीट को रिफ्लेक्ट भी करेगी। ठीक है, लेकिन स्मूथ सरफेस में क्या होगी, ना तो ये एब्जॉर्ब कर पाएगी और ना ही अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगी, क्योंकि हमने व्हाइट पेंट कर दिया है, वहां हमने ब्लैक पेंट किया था। तो स्मूथ सरफेस क्या है, बैड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट और बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट या रेडिएटर, रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, हीट को रिफ्लेक्ट लाइट को करते हैं, या बैड रेडिएटर ही लिख देते हैं, बैड रेडिएटर, बैड रेडिएटर ऑफ हीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरा हीट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बस एक फॉर्मूला बचे हैं, जो मतलब लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरियल एक्सपेंशन होगा या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, वो बस थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक एक लाइन के 3 फॉर्मूले हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं रिलेशन पूछने के लिए, बस और कुछ नहीं। आई थिंक ये लिख गया होगा। ठीक है, अब हम इसको रख करके लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे और एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। तो 3 एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या, लीनियर मतलब एक वायर लिया हमने जिसकी लेंथ L है और उसको ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, L डैश हो गई। फिर ऐसे ही एरिया है, ये है कुछ हमारे पास, और इसको हमने टेम्परेचर दिया तो इसका हीट बढ़ गया, सॉरी एरिया बढ़ गया। वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऐसा हमारे पास कोई सब्सटेंस है क्यूबिक फॉर्म में और हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो इसकी, या ताप दिया तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई, इतनी नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू L डेल्टा T इंटू अल्फा। ये क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेंथ में चेंजेस आएंगे, जो लेंथ में चेंजेस आएंगे वो ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में आएंगे। और अल्फा क्या है, मटेरियल यूज किया गया है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू होगी, उसके रिस्पेक्ट, मतलब अगर हम आयरन लेके बैठे हैं और आयरन का वायर है, उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे, या फिर टेम्परेचर बढ़ाए उसकी लेंथ, या फिर गोल्ड वायर है
वो जल्दी से ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू सिल्वर। सिल्वर का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा? गोल्ड का, फिर सिल्वर का। लेकिन ये तो तार हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं? लोहे का, तांबे का। ठीक है, तो वो अल्फ़ा जो है मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे एरिया। ये एरिया ए था, इसमें ए डैश एक्सपेंशन हो गया टेम्परेचर के चेंज करने पर, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू, डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ए डेल्टा टी बीटा। बीटा क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ए क्या है? ए चेंज एरिया, चेंज एरिया, ओरिजिनल एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक में होगा। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा? हमने एक सब्सटेंस का वॉल्यूम ले लिया है, उसको हीट प्रोवाइड करी है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी और गामा। और यहाँ पे ये चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, ये चेंज इन टेम्परेचर, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आज हीट चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आई थिंक अब इसमें कुछ नया नहीं होगा। 2-3 पॉइंट नोट करके लिखने हैं बस। एक नोट मतलब कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं होगा, वो थर्मल फ्लास्क है। ठीक है, और उसमें और कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन लिख लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। चलिए इसको नोट करके तीनों चीज़ें लिख लेंगे। 3 पॉइंट है, नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं, 3 नोट करके पॉइंट लिखते हैं और आज की क्लास फिनिश करते हैं। तो ये 3 नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। पहला, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन ऑल आर नॉट पॉसिबल इन थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क में रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ठंडा ठंडा बना रहता है, गरम गरम बना रहता है। ठीक है, क्या होती है? 2 लेयर्स होती हैं। इसको हम पेंट कर देते हैं ताकि रेडिएशंस भी ना हो, और इसमें हम पानी रखते हैं। ठीक है, पानी जो भी रखना है। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? एरियल एक्सपेंशन। गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। पायरोमीटर क्या है? यूज टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है वो 32 से 38 डिग्री तक या 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर पाता है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट तक। ये क्या है? हमारा पायरोमीटर है। बहुत हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है कि फ्रीज़र का एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब अगर फ्रिज के अंदर फ्रीज़र है तो उसका पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कमेंट में कर देंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं। और हीट पूरा कंप्लीट हो गया है। 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे तो रह गए होंगे, नहीं तो 95% 98% सारी चीज़ें हो गई। क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन ऑफ फ्रीज़र इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में बेस्ट पोजीशन क्या होगी किसकी? हमारी फ्रीज़र की। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। हीट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास लाइट की करेंगे। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ नया आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।